अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं कलम कथा के विविधांग में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वक्त जो है जब हम अपनी इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। तो निश्चित तौर से आपके यहाँ भी मौसम गर्मी का है। और जी। मैं जब अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त 38 डिग्री के आसपास में मेरा यहाँ तापमान होगा। निश्चित तौर से आप भी 40-42 के तापमान में होंगे। हाँ, बिल्कुल आपने अनुमान सही लगाया। इस समय 42 का टेम्परेचर है। और आप हाँ जानते हैं, रिकॉर्डिंग के अंदर पंखा वगैरह इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। तो हाँ, तो आपको थोड़ा सा इस वक्त जो है वो गर्मी का भी थोड़ा आनंद बिल्कुल लेने का बिल्कुल। अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर राजस्थान का तो कुछ मजा ही अलग होता है, गर्मी को हो जी चाहे जी ठंड जी। को हो। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये इस गर्मी का, इस मौसम का, इस अपने कार्यक्रम के साथ में कुछ एक अलग ही लुत्फ होगा। तो जी जी अपने जी। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज किस विषय पे आप चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हम जैसे कि मैं पहली बार इंदौर आया था, तो जी हाँ। एक आपने मुझे एयरपोर्ट से लिया और रास्ते में एमजी रोड पे एक गुरुद्वारा तोप खाना साहिब हाँ जी। को पढ़ा। तो मैं पहले फर्स्ट टाइम उसको तो देखता रहा, मुझे ये तो दिमाग में रहा नहीं कि ये गुरुद्वारा है, मंदिर है, क्या चीज है। उसका जो आर्किटेक्ट है, जो उसकी शैली है, वो पूरा का पूरा बहुत अच्छा समावेश है अपना मुगल कालीन और राजपूताना शिल्प कला का। तो उसको देखते ही ऐसा लगा कि कुछ अलग है। बाद में आपने पीछे से कहा ये एक गुरुद्वारा है, तो उस पर ध्यान गया कि उसके ग्लो साइन बोर्ड और निशान साहब से कि ये है। तो नेचुरल उसके बाद मुझे भी जिज्ञासा हुई कि भाई इस टाइप का गुरुद्वारा मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में बाहर से देखा, जो इस टाइप से रंग लाल रंग, गहरे लाल रंग सैंड स्टोन से निर्मित है, जिसमें बहुत अच्छी नक्काशी और कारीगरी और पूरा एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसी के ऊपर आज आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी चीज याद दिलाई। और वो वाकया मेरे को भी याद है जब हम उस जगह से, वहां से एमजी रोड से गुजर रहे थे और आपने उस तरफ इशारा किया था। तो हाँ, वो कि ये वाकई क्या चीज मेरे है। भी, हाँ वो जी मेरे भी स्मरण में तभी आया कि ये तो वाकई बहुत ही पवित्र और सुंदर जगह है। और सुंदरता के लिए मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि उसकी जो, मेरा भी जो अनुभव है गुरुद्वारा साहब जैसे को लेके, तो वो बिल्कुल एक अलग किस्म का है। उसका स्ट्रक्चर जी। और उसकी जो शैली, और आमतौर पे मैंने इसे लाल कलर का गुरुद्वारा शायद मेरे जहन में नहीं है कि मैंने कहीं देखा होगा। तो वो गुरुद्वारे की जब आपने बात, पूछा। जी, गुरुद्वारे की बात नहीं है। अपने इंडियन कल्चर के अंदर जितने भी 90% धार्मिक एरिया है, वो हाँ एक जी। पर्टिकुलर उसका एक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक गुंबद है। हाँ, हो सकता है गुंबद का आकार धर्म के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस हो, परंतु एक स्ट्रक्चर और शैली से ये पता चल जाता है कि ये एक धार्मिक स्थल है। गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है। तो वो उससे एकदम प्रतीत नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे एक शाही महल या शाही हवेली की तरह एकदम प्रतीत होता है फर्स्ट टाइम उसको देखने के ऊपर। तो इसीलिए मैंने एकदम पूछा ये क्या है कार के अंदर। तो तब आपने कहा हाँ कि ये तो गुरुद्वारा है। तो हाँ उसके बाद जिज्ञासा हुई कि भाई इस टाइप का गुरुद्वारा कैसे बना, क्यों बना। एक साधारण वे में वो अलग हो गया और जगह से। हाँ। अब एमजी रोड के ऊपर ये कैसे आया, कहाँ से, और इसके बारे में जब वहां पे अंदर गए और उसके ऊपर चर्चा की और कई बुक्स वगैरह देखी, तो पता चला कि इसके पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है और जो स्टेट लेवल के इतिहास से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। अच्छा। तो जैसे ही हम उसमें अंदर एंटर करे हैं, तो गहरे लाल सैंड स्टोन से ये निर्मित है, जिसमें सुनहरे रंग का बहुत अच्छा समावेश किया हुआ है। सुनहरा रंग उसके गुंबद और एंट्रेंस पे चित्रकारी की हुई है।
और अंदर घुसते ही एक आनंद की प्राप्ति होती है कि थोड़ी खसखस की खुशबू आती है अंदर। हो अच्छा सकता अच्छा। है हाँ, तो एक एटमॉस्फेरिक एरिया, बहुत सुंदर वातावरण बन जाता है। गुरुद्वारे की कहानी शुरू होती है 1925 के आसपास के। कुछ आदिवासी इंदौर पे अटैक भी करते थे, लूटपाट भी होती थी। जो लगातार बिगड़ती हुई हालत से निपटने के लिए उस समय के जो होलकर साम्राज्य के श्री तुकाजी राव तृतीय होलकर, जो शिवाजी होलकर के पुत्र व उत्तराधिकारी थे, उन्होंने पंजाब के महाराज से सहयोग मांगा। अब आप ये देखिए कि पंजाब के महाराज से सहयोग मांगा गया और ब्रिटिश पीरियड चल रहा है ऑलरेडी, जहां पे राजाओं का कोई भी अधिकार उनके पास नहीं है। तो उनके पास उनका कोई अधिकार नहीं है। इसी समय में एक और राजनीतिक चेंजेस आए, जिसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर, जो उस समय के ब्रिटिश एम्पायर थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री समिति बनाई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना करी, जिसके अंदर सारे राजाओं को शाही स्वीकृति दी गई और उनके कुछ मूलभूत राइट्स उनको प्रदान किए गए। और मजे की बात क्या है, इसमें हिंदुस्तान के सभी राजाओं ने सहमति दी और इसमें मराठा, ग्वालियर राज्य, बड़ौदा और होलकर राज्य ने अपनी सहमति नहीं दी। अब अच्छा, ये कमेटी का हिस्सा बनने के लिए अपनी हाँ, अनुमति नहीं दी इन राज्यों ने? नहीं, उन्होंने अपनी अनुमति नहीं दी, समिति में वो लोग नहीं थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की वॉइस राय के साथ साल में एक बार मीटिंग होती थी, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो समिति थी वो आज जो हमारी संसद भवन है उसी की सेंट्रल लाइब्रेरी में इसका बैठने का आदेश दिया गया था, और वहीं से वो अपनी समिति कार्य करती थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष जो थे वो पंजाब के राजा भूपेंद्र सिंह जी, जो पटियाला स्टेट के महाराज थे, वो नियुक्त थे। अच्छा। इनकी नियुक्ति के उपरांत तुकाजी राव तृतीय ने इनसे संपर्क किया और इनको अपनी जो ये मूलभूत समस्या थी उससे अवगत कराया। भूपेंद्र सिंह जी ने, जो उस समय पंजाब रेजिमेंट ब्रिटिश पीरियड के सरकार के अंतर्गत थी, उसकी एक टुकड़ी आपका इंदौर को भिजवाई गई। ये क्या पंजाब रेजिमेंट? पंजाब रेजिमेंट जो अच्छा। देखिए, ब्रिटिश पीरियड में जितने भी स्टेट के फौजें थी उनको समावेश कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने, और एक हिंदुस्तान की फौज बनाई थी। तो उसी संदर्भ में पटियाला स्टेट की जो फौज थी उससे पंजाब रेजिमेंट को उन्होंने अपने अंतर्गत ले लिया था। परंतु भूपेंद्र सिंह जी के और समिति चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के कुछ राइट्स देने के कारण से एक टुकड़ी देने का, भेजने का अधिकार भूपेंद्र सिंह जी पे आया, और भूपेंद्र सिंह जी ने उसको इंदौर तुरंत प्रभाव से भेजा। तो ये फौज टुकड़ी उस समय एमजी रोड पर जिला कोर्ट लगा तोपखाना बना हुआ था, उसके साथ ही तोपखाना बना हुआ था जो होलकर साम्राज्य का तोपखाना था। वहीं पे तोपखाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी एवं नागरिकों की जिम्मेदारी के लिए इस पंजाब रेजिमेंट को वहीं पे रुकवाया गया और इनको पूर्णतः जिम्मेदारी दे दी गई। उनके रहने की जगह दी गई, जिसके बाद वहां एक सिख मोहल्ला बन गया, और उन सैनिकों को पूजा पाठ करने की जो दिक्कत आ रही थी, इसके निवारण के लिए इन्होंने होलकर महाराज से निवेदन किया कि हमें कोई पूजा पाठ करने का स्थान प्रोवाइड किया जाए, जिससे हम अपने नित्य क्रम अच्छी तरह से निभा सके। तो होलकर शासन ने उन्हें गुरुद्वारे के लिए जो जगह मांगी गई थी वो दी गई, और होलकर महाराज ने ही वहां पे इस गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया, जिसे आज गुरुद्वारा तोपखाना साहिब कहा जाता है। ऐतिहासिक होने के कारण इसका एक अपना एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि
इस गुरुद्वारे का निर्माण होलकर साम्राज्य ने किया, हाँ स्टेट ने किया, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक शाही महल और शाही एक हवेली की तरह, यह एक मुगल कालीन एवं राजपूताना शैली के ऊपर बहुत सुंदर आर्किटेक्ट लाल स्टोन की बनी हुई है, जिसके अंदर बहुत अच्छी नक्काशी व आपका बहुत अच्छी पेंटिंग आज भी उपस्थित है। आजादी के बाद होलकर राज्य खत्म हो गया, लेकिन सिख और पंजाब रेजिमेंट की फौज इंदौर में ही बस गई। यहाँ के हावो हवा उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वो पंजाब लौटकर ही नहीं गए। कुछ समय तक सिख मोहल्ला और उनके परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी छोड़कर अन्य कॉलोनी में बस गए और इंदौर के कोने कोने में सिख समाज आज वर्तमान में उपस्थित है। इसे चमत्कारी गुरुद्वारा भी लोग बोलते हैं। कहा जाता है कि लाल गुरुद्वारा, एक जर्नल लैंग्वेज में जो वो बोला जाता है, लाल गुरुद्वारे पे मत्था टेकने वाले सारी तकलीफ दूर हो जाती है। आज यह बहुत अच्छा, प्रसिद्ध और अति सुंदर गुरुद्वारों में उपस्थित है। निश्चित तौर से ये कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी, और आपने बड़े ही विस्तार और सूक्ष्मता से, मैं कहूँगा कि उसको आज यहाँ हमारे सामने रखा है। कार्यक्रम में आने के लिए आपका एक बार फिर आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।